गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 8 के पॉलिटी का चैप्टर 1, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान। ठीक है, शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल, अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। तो शुरुआत इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं हम लोग फुटबॉल से। ठीक है, जो कि एक खेल है जिसके बारे में आप लोगों ने संभवतः सुना होगा और खेला भी होगा। As the name suggests, this is a game that involves the player's feet। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें प्लेयर्स अपने जो खिलाड़ी होते हैं अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul। तो इसके जो नियम है फुटबॉल के, जो खेलने के नियम है, उसके हिसाब से अगर कोई भी प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी जो है अपने हाथ से बॉल को टच करता है गोलकीपर के अलावा, क्योंकि गोलकीपर जो है जो गोल पोस्ट पे होता है उसको इजाजत होता है कि वो हाथ से पकड़ सकता है बॉल को, लेकिन उसके अलावा अगर कोई प्लेयर हाथ से बॉल को टच करता है तो वो उसे फॉल माना जाएगा, मतलब बेईमानी माना जाएगा, क्योंकि वो रूल के खिलाफ होगा। So, if players start holding the football in their hand and passing it around, then they are not playing football anymore। तो अगर प्लेयर्स जो हैं, जो खिलाड़ी जो हैं, वो फुटबॉल को अपने हाथों से पकड़ के एक दूसरे को पास करने लग जाएं, तो क्या होगा, वो फुटबॉल नहीं रहेगा, क्योंकि फुटबॉल का रूल ही है कि उसे पैर से खेलना है। ठीक है, Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played। जैसे फुटबॉल की तरह अदर जो गेम है, जैसे कि हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब जो अदर गेम्स हैं, इसका भी कुछ रूल्स है जिसके हिसाब से इनको खेला जाता है। ठीक है, each of these rules help define the game and help us distinguish one game from another। ठीक है, तो ये सब जो रूल्स होते हैं ये एक गेम को डिफाइन करने में मदद करते हैं। ठीक है, परिभाषित करने में मदद करते हैं, उस गेम के बारे में बताने में मदद करते हैं। ठीक है, और एक गेम को दूसरे गेम से अलग करने में भी मदद करते हैं। हम लोग को पता चलता है कि दोनों में अंतर क्या है ना। As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game। तो क्योंकि जो गेम्स के रूल होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं गेम के लिए, मतलब कि उसके जो नियम हैं वो हर जगह एक ही होंगे। ठीक है, कोई क्रिकेट का ही गेम है, वो किसी भी देश में क्यों ना खेला जा रहा हो, लेकिन उसका जो नियम होगा खेलने का वो सेम होगा। अलग अलग देश में अलग अलग नियम नहीं होंगे, है ना। तो वो फंडामेंटल नियम है जो वो उस गेम पे हर जगह अप्लाई होते हो, है ना। तो ऐसे नियम को हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स मतलब संवैधानिक नियम, मतलब जो सब पे लागू होते हो, मतलब उस गेम को आप कहीं भी खेलिए उस पे वो चीज लागू होगा ही होगा। ठीक है, like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies। तो इस गेम की ही तरह जो हमारा सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसका भी कुछ रूल्स होता है, कंस्टिट्यूटिव रूल्स और संवैधानिक नियम होता है, जो कि उस किसी एक समाज को दूसरे अदर समाज से अलग करता हो। ठीक है, in large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form। तो बड़े इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, तो बड़े समाज में जहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग साथ में रहते हों, उस जगह पे क्या होता है, वैसे समाज में क्या होता है कि ये जो रूल्स है, ये जो नियम है, वो कॉन्सेंसस से बनाया जाता है। कॉन्सेंसस मतलब आम सहमति के।
आम सहमति से, वहां पे रह रहे लोगों की सहमति से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो नियम होते हैं वो जो है रिटर्न फॉर्म में होते हैं, ज्यादातर रिटर्न फॉर्म में होते हैं, लिखित होते हैं, ठीक है, कि वहां पे कौन कौन से नियम कानून फॉलो किए जाएंगे। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक लिखित कागजात जिसपे ये सारे रूल्स लिखे होते हैं, जो वहां के जो समाज होता है, वहां के समुदाय के लोग होते हैं किसी जगह के, वो फॉलो करते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, मतलब संविधान। आगे बढ़ते हैं। We have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7 in our social and political life textbook। तो हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में क्लास 6 और 7 के पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के जो बुक हैं, मतलब पॉलिटी के जो बुक है, उनमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। Have you ever wondered why we need a constitution, or been curious about how the constitution got written or who wrote it? तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का आवश्यकता क्यों है, हम लोग को संविधान का आवश्यकता क्यों है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का संविधान है, ये लिखा कैसे गया और इसको लिखा कौन? तो इसके बारे में क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब इशू के बारे में, ये दोनों इशू के बारे में बात करेंगे, दोनों मुद्दे के बारे में बात करेंगे, दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। और जो भारत का की फीचर, जो विशेषता है, जो इम्पोर्टेंट विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारतीय संविधान का जो क्या विशेषता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book। तो ये सारी जो विशेषताएं, हर इसमें से हर एक विशेषता जो है वो क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में लोकतंत्र के काम करने के लिए, ठीक है। तो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, इसके काम करने के लिए जो है ये सारे विशेषताएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और इनमें से ही कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग अलग अलग चैप्टर में इस बुक में बात करेंगे, ठीक है। Why does a country need a constitution? तो एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन का आवश्यकता क्यों पड़ता है, ठीक है, इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो है अधिकतर देशों के पास उनका अपना संविधान है, ठीक है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। जबकि सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, सारे जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, इंडिया जैसे और जैसे कंट्रीज जो है, जैसे यूएसए वगैरह हो गया, तो ये सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो ये जो है सबके पास अपना संविधान होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर वो कंट्री जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपना संविधान हो, वो डेमोक्रेटिक ही हो, ठीक है। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अब अपना संविधान होता है, लेकिन हर वो देश जिसके पास अपना संविधान हो, जरूरी नहीं है कि वो देश डेमोक्रेटिक ही हो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है, उसका बनाने का कुछ उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जिक्र करेंगे, ठीक है। First, it lays down certain ideals. It lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in। इसका मतलब है यह कुछ ऐसे आदर्शों को जन्म देता है जो उस तरह के देश का आधार बनाते हैं जिसमें हम नागरिकों को रहने की इच्छा हो, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे नियम कानून, ठीक है, जो कि हम एज अ सिटीजन हमको उम्मीद हो, हमारा एस्पायर हो, हम लोग का जो है ऐसा उम्मीद हो, ठीक है,
कि हमारा देश कैसा हो, ठीक है। तो उस तरह के आइडियल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में झलकते हैं, ठीक है। वहां के लोग का एक तरह से सोच कैसा है, वहां के लोग का मानसिकता कैसा है, ठीक है। तो ये एक तरह से वहां के किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में झलकता है। और put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि उस वहां के लोग जो हैं, उस देश के लोग जो हैं, उस जगह के जो लोग हैं, उनका मानसिकता कैसा है, उनका सोच कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चलता है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अ कंट्री इज usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। तो एक कंट्री जो है वो अब दूसरे अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलकर बनता है जो कि कुछ समान धारणा रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी मुद्दों पे उनका राय एक ही हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं हमारे देश का, जैसे कि यहाँ पे जो है सभी लोगों का ये मानना है कि हमारा जो हमारे देश में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग समान रूप से रह सकें, इक्वलिटी से रह सकें, ठीक है। लेकिन अब अगर रिजर्वेशन का आ जाए तो हो सकता है कि अलग अलग कास्ट का अलग अलग थिंकिंग हो, अलग अलग बिलीफ हो, अलग अलग ये इरादा हो, अलग अलग डिमांड हो, ठीक है, अलग अलग सोच तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उन लोग का अलग मत हो, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, उन लोग का थिंकिंग। लेकिन अगर बात आए कि साथ में रहने का, तो हम लोग यहाँ पे सभी अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है कि किस तरह कि जो अलग अलग समुदाय के लोग जो एक साथ रह रहे हों वो कुछ बातों में समान धारणा रखते हों, और हो सकता है कुछ बातों में उनका मत अलग हो एक दूसरे से, ठीक है। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसे नियम बनाने में, ऐसे सिद्धांत देने में मदद करता है दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन, जिसपे सभी लोग जो हैं, उस देश के सभी लोग जो हैं एग्री करें, ठीक है, सहमत हों, ठीक है, और कि किस तरह से वो अपने देश को चलाना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ नियम बनाने में मदद कर जिसपे सब कोई एग्री हो कि हाँ हमारे देश में ये नियम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो इसमें सिर्फ यही इंक्लूड नहीं है, सिर्फ यही बात नहीं आता है, ऐसे ही नियम का बात नहीं आता है कि किस टाइप का गवर्नमेंट हमारे देश में होगा, बल्कि कुछ ऐसे आइडियल्स का भी बात आता है, कुछ ऐसे आपका क्या कहते हैं उसको, आदर्श का भी बात आता है, ठीक है, जिसपे उन लोग जो है दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, मतलब कि ऐसे आदर्श जो वो चाहते हैं कि वो उनका मानना है कि उनका कंट्री जो है कायम रखना चाहिए, उसे कंट्री को कायम रखना चाहिए। तो ऐसे आइडियल जिसपे उनका देश चले, ठीक है। जैसे हमारे देश में समानता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, कि हमारे देश में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा आइडियल है जिसके जिसके ऊपर सभी लोग एग्री होंगे, ठीक है, कि सबको समान ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो वो एक ऐसा आइडियल है, एक ऐसा आदर्श है, ठीक है, ऐसा नियम आप कह सकते हैं जो कंट्री को हर समय ध्यान में रखना चाहिए, वहां के नेताओं को हर समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई रूल्स बना रहे हैं हमारे देश के लिए, तो इस बात का वो ध्यान रखें कि ये रूल जो है वो किसी को मतलब ये जो है भेदभाव ना करे किसी में, ठीक है, सभी लोगों के लिए समान हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly। तो 1934 में जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो जो है एक
डिमांड रखा किसका? संविधान सभा का। ठीक है, संविधान सभा ऐसे सभा को बोलते हैं जो कि वो संविधान बनाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, सभी लोग अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग आके, ठीक है, और मिलके संविधान बना। जैसे हम लोग के सिचुएशन में हुआ था कि बहुत सारे लोग अलग अलग, हर तबके के लोग के कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो था, ठीक है, अलग अलग लोग के जो एक नेता आप कह सकते हैं, ठीक है, उनको जो रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, वो लोग आके जो है मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि सब कोई उसमें, इस देश में रह रहे सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को जो है न्याय मिल सके। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस एसर्शन फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस गेन्ड मोमेंटम। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, 1940s के आसपास जो था, ये जो एसर्शन जो है आपका, ये डिक्लेरेशन, एक तरह से ऐलान जो है, वो क्या किया, गति पकड़ा, जिसमें कि सिर्फ इंडियंस ही हों। ठीक है, तो अंग्रेज के समय में ये बहुत बड़ी बात थी कि सब इंडियंस लोग मिलके अपना जो है संविधान खुद बनाने का प्रयास कर रहे थे। एंड दिस वाज कन्वीन्ड इन दिसंबर 1946, और इसको जो है संयोजित किया गया, इस असेंबली को संयोजित किया गया कब? दिसंबर 1946 में। The photo on page 2 shows some members of the Constituent Assembly. तो पेज 2 पे जो फोटो है वो जो है शो करता है सम मेंबर्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। आपको फोटो दिखा देता हूं। ये फोटो जो है, जो देख पा रहे हैं ये फोटो, तो इसमें जो है बहुत अलग अलग मेंबर्स जो हैं, जो संविधान बनाने में मदद किए थे, तो वो सब सारे लोगों का फोटो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted the Constitution for Independent India. तो 1946, दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक के बीच में के दौरान उन लोग जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया आजाद भारत के लिए। ठीक है, free to shape their destiny at last. After 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि अब लोग, वहां के जो लोग थे, जो इंडिया के लोग थे उस समय, वो आजाद थे अपने किस्मत को आकार देने के लिए। ठीक है, कि वो अपना फ्यूचर कैसा चाहते हैं। 150 साल के अंग्रेजी शासन के बाद जो वो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो जो है आजाद थे अपना जो फ्यूचर है वो शेप करने के लिए, वो उसको आकार देने के लिए, वो अपना फ्यूचर कैसा चाहते हैं। ठीक है, और इस काम को, संविधान बनाने के इस काम को उन्होंने बहुत आइडियलिज्म के साथ किया, मतलब बहुत आदर्श के साथ किया, आदर्शवाद के साथ किया। क्यों? वो आदर्शवाद उनमें कहां से आया था? वो फ्रीडम स्ट्रगल, जो उन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी थी, वो हेल्प किया उनको वो आदर्शवाद लाने में, उनमें वो आदर्शवाद लाने में, ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो ऐसा हो जो सभी का ध्यान रखे, है ना, कोई भी तबका छूट ना जाए। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखा गया। You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के काम के बारे में हम लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और ज्यादा बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे। ठीक है, द फोटो alongside shows प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है, ये बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें तो देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, तो उसको जो है संबोधित करते हुए उनका एक फोटो है ना।
यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, उनका भाषण सुन रहे हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक बढ़िया से रिवाइज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।